फोर्थ। तो चलो बच्चों पहले इस पे चर्चा कर लें। पॉइंट क्रमांक 4 पूछा जा रहा है। चौथे पॉइंट ये कहता है इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड आफ्टर एल्यूमिनियम इट इंक्रीजेज मार्जिनली। बेटा अगर आपने इसके पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी हो, क्या आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ट्रेंड समझ में आया? मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये पूछा मतलब ऊपर भी नहीं समझ में आया होगा। तो चलो बता ही देता हूँ। देखो बेटा, इन जनरल डाउन द ग्रुप जो साइज होता है, एटॉमिक साइज होता है, वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। मतलब न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी IE की बात करूं तो ये डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने के कारण डिक्रीज होना चाहिए। ये हमारा पीरियोडिसिटी कहती थी पीरियोडिक टेबल की। अब यही कॉमन सेंस को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो बोरॉन की यहाँ वैल्यू भले ना याद आपको, ये सिर्फ ट्रेंड समझना है कि बोरॉन, लेकिन NCERT ने आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, याद नहीं करनी आपको, हाँ, लेकिन ट्रेंड ज़रूर याद होना चाहिए कि भाई बोरॉन की 801 किलो जूल पर मोल है और इसकी 577 एल्यूमिनियम की। तो घट रही है, बढ़िया। हम तो जो कॉमन सेंस हमें मिला उस हिसाब से ट्रेंड ठीक है, तो हम खुश हैं। 577 से 579 हो गई, यहां हमको तकलीफ है, यहां हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप घटना चाहिए। ये मान लिया चलो थोड़ा ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है। क्यों बढ़ रहा है? तो हम दुखी हैं। फिर 579 को मैं 558 से कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि घट रहा है तो मैं खुश हूँ। और फिर 558 से 589, यानी कि बढ़ना तो छोड़े, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो यहाँ मैं ज़्यादा दुखी हो गया। ये दुख इसलिए है क्योंकि जो मैंने पीरियोडिक टेबल से कॉमन सेंस अटेन किया वो फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। इसका रीज़न भी शायद आपने सुना देखा होगा, मैं फिर से बता देता हूँ बच्चों। जो गैलियम है ना, यहाँ ये एक्चुअली फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होता है, सबको मालूम। और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट भरने के पहले यहाँ पे सबसे पहली बार भरा होता है 3D, जो कि इसके ऊपर नहीं भर रहा था। यहाँ पे 3D सीरीज के एलिमेंट्स भरते हैं। अच्छा, मतलब गैलियम में जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम आते हैं तो एल्यूमिनियम से गैलियम आने में 10 प्रोटॉन्स की एक्स्ट्रा एंट्री हो जाती है D में। तो 10 प्रोटॉन्स की एक्स्ट्रा एंट्री होगी तो उससे क्या होगा? उससे जो न्यूक्लियर चार्ज है ये बाय फैक्टर ऑफ 10 इंक्रीज करेगा, क्योंकि भाई 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं गैलियम में एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। बेटा अगर प्रोटॉन्स ऐड होंगे तो न्यूक्लियस यानी कि प्लस का अट्रैक्शन मजबूत होगा, तो Z बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन सर ये तो फोर्थ पीरियड है, ये तो 4p में भर रहा होगा। अरे तो जो 3D में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग भी बहुत पुअर होती है। तो जो कायदे से इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं वो शील्डिंग घट गई। तो बच्चों शील्ड क्या होता है? जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑब्स्टैकल की तरह बिहेव करता है, एक रुकावट की तरह बिहेव करता है। तो बच्चों खुद सोचो, न्यूक्लियस में शक्तिशाली हो गया और शील्डिंग जो होनी थी वो कमजोर हो गई। उससे होगा ये कि गैलियम का न्यूक्लियस का Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि Z बढ़ गया और सिग्मा घट गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करता क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच के लाता है। अगर खींच के लाएगा तो उसका निकलना कठिन हो जाएगा, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो इस चक्कर में ये 77 से 79 का इंक्रीमेंट है। वैल्यू की बात नहीं है, आपको ट्रेंड पता होने चाहिए, इंक्रीमेंट है। अब सर उसके बाद क्यों नहीं हुआ? D तो नीचे भी भरा। अरे यार D दोनों में भरे, तो तेरा भी D भरा, मेरा भी D भरा, तेरे में भी जो पंचायत, मेरे भी वो पंचायत, तो पंचायत पंचायत कैंसिल। अब पीरियोडिसिटी फॉलो होगी। क्या है पीरियोडिसिटी? कि डाउन द ग्रुप घटना चाहिए, घट रहा है। लेकिन सर यहाँ क्या हो गया 58 से 89, ये क्यों बढ़ गई और बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि बेटा यहाँ पे सबसे पहले ये है अपना जो थैलियम है, ये एक्चुअली 6th पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे 5D भरने के भी पहले भरा होगा सबसे पहले 4F। हेलो, नीचे 4F पूरे 14 सबसे पहली बार 6th पीरियड में भरते हैं। अच्छा, 14 प्रोटॉन भरे एक्स्ट्रा, फिर वही बात करूंगा मैं। तो Z बढ़ गया बाय फैक्टर ऑफ 14 और उनका सिग्मा F की शील्डिंग और पुअर होती है। मैं जान के सिग्मा बहुत छोटा बना रहा हूं। तो इससे क्या हुआ? इससे Z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा बढ़ गया।
और ज़्यादा बढ़ गया तो थेलियम का न्यूक्लियस और शक्तिशाली हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा शक्ति से अपनी तरफ खींचा तो उसको आयनाइज होना कठिन हो जाएगा, जो वैल्यू से दिख भी रहा है। हेलो। और क्योंकि एल्यूमिनियम के बाद ऑलमोस्ट, आप एल्यूमिनियम के बाद ऑब्जर्व करो, डी या एफ की फिलिंग होगी जिनका शील्डिंग कमजोर है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इफेक्टिवली बढ़ जाएगा तो ऐसा शक्तिशाली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को तो खींच के रखेगा ना। हेलो। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बच्चों, तो जो ये हम कहते थे कि डाउन द ग्रुप आदमी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता जाता है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी नहीं होगी। इस चक्कर में ये तो आयनाइजेशन, हालांकि इस अभिषेक ने पूछा नहीं पर मैंने समझा दिया, और उसी आयनाइजेशन की समझ से आप एक्चुअली अब ये बात भी समझ सकते हो किसको, ये वाली जो पॉइंट क्रमांक 4 कह रहा है। चौथा पॉइंट कहता है जनरली जो होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज बढ़ता है, लेकिन ये केवल बोरॉन से एल्यूमिनियम तक होता है। क्यों? एल्यूमिनियम के बाद सर जेड इफेक्टिव मजबूत होने लगेगा, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है वो घटेगी नहीं। हेलो। और तो और बल्कि आफ्टर एल्यूमिनियम वो क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियस मजबूत हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, तो वही वो लिखा है मार्जिनली। हेलो। ठीक है बेटा, और बोलो। अच्छा देखो क्या होता है बेटा कि हम सबको पता है सर सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो ऑक्टेट तो कंप्लीट, हाँ ठीक है, ऑक्टेट का मतलब है सारे के सारे ऑर्बिटल्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने चाहिए। हाँ, पर देसी बात अपन ऑक्टेट ने नाम से जानते हैं, पर हमें पता है एक्चुअली हर एटम दूसरा एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करना चाहता है और अपने सारे ऑर्बिटल्स को भरना चाहता है ना। सेकेंड पीरियड एलिमेंट बहुत छोटे होते हैं तो ऑर्बिटल को पूरा मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। अच्छा, ऑक्सीजन को अगर अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा? 8। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन का काम खत्म। अच्छा, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सर, लेकिन कार्बन के आउटर मोशन में 4 थे, 2 बॉन्ड बनाया तो 4 और 2 हुए 6, 8 तो नहीं हुए। ऐसी सूरत में अगर कोई एक एटम है जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर मौजूद है, और दूसरा एटम है जिसके पास एग्जैक्टली एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का प्रावधान है। तो इसको ऐसे बना देते हैं। अब कई लोग पूछते हैं सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फ़र्क होता है? नहीं बेटा, ताकत में कोई फ़र्क नहीं होता। तो अगर ताकत में कोई फ़र्क नहीं होता मतलब सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बना दें तो बना दो बेटा, तो 3 डंडी खींच दो। लेकिन जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करो तो जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर लगा दो प्लस, और जो एटम को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उस पर लगा दो माइनस। इसका अर्थ ये है कि इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन हमने गायब कर दिया। तो ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने थे? 6, एक चला गया तो कितने बचे? 5। तो 5 बचे तो कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है, एक हो जाएगा लोन पेयर। कार्बन के आउटर मोशन में कितने होते हैं? 4, एक माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा आया तो 4 और 1 हुए कितने? 5। 5 में 3 बॉन्ड ये बनाया और ये हो गया बेटा लोन पेयर। तो ये 2 फोटो हो जाएगी CO मॉलिक्यूल की, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की। कोई तकलीफ? और बोलो।